तो ये सभी क्या कहलाएंगे हम लोग के शून्य बहुपद, यानी कि वह बहुपद जिसमें किसी चर राशि का गुणांक क्या हो, शून्य हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। ठीक है, गुणांक का मतलब समझते हैं। गुणांक का मतलब होता है कि किसी भी बहुपद में, कोई भी बहुपद है उसमें चर राशि के साथ जिस अचर राशि का गुणा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गुणांक बोलते हैं। ठीक है, किसी भी, जैसे मान लें ये दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 3, इसमें पूछा जाएगा कि x² का गुणांक क्या है। ठीक है, तो x² का गुणांक हम लोग क्या लिखेंगे, 2 है। इसमें कहेगा कि x का गुणांक क्या है, तो -5 है। ठीक है, अगर यहां से ले लें x की घात 4, x की घात 4 का गुणांक कितना है, क्या दिया है, 3। यानी कि गुणांक का मतलब कि किसी भी चर राशि में, x के घात 4 चर राशि है, चर राशि में जिस अचर राशि का गुणा होता है वही उस चर राशि का क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। तो ये हो गया x के घात 4 का गुणांक कितना है, 3 है। यहाँ पर x का गुणांक कितना है, -5, x² का गुणांक कितना है, 2। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का गुणांक। एक आता है अचर पद। अचर पद यानी कि वह बहुपद जिसमें केवल अचर पद ही हो, चर पद ना हो, चर राशि ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अचर पद। जैसे 5 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, अचर पद। यानी कि जिसमें क्या हो, केवल अचर राशि ही हो, चर राशि ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अचर पद। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम लोग घात के आधार पर। ये पढ़े थे पद के आधार पे, अब पढ़ेंगे घात के आधार पर। ठीक है, घात के आधार पर। ठीक है, घात के आधार पर पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसका मतलब होता है कि वह बहुपद जिसमें चर राशि का घात केवल क्या हो, 1 हो। ऐसा बहुपद जिसमें किसी चर राशि का घात क्या हो, केवल 1 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे 5x 3x प्लस 2, 7x माइनस 3, 8x प्लस 4। ठीक, तो इसमें देखा जाए तो ये जो बहुपद दिया हुआ है उसमें x का अधिकतम घात कितना है, 1 है। किसी भी चर राशि का यदि घात कुछ नहीं दिख रहा है तो उसको क्या मानते हैं, 1 मानेंगे। तो यहाँ पे x की घात 1 हो गया, यहाँ पर भी x की घात 1, यहाँ पर भी x की घात 1, यहाँ पर भी x की घात 1। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। यानी कि वह बहुपद जिसमें किसी चर राशि का अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघातीय। द्विघातीय बहुपद। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, द्वि मतलब 2। तो वह बहुपद जिसमें किसी चर राशि, वह बहुपद जिसमें किसी चर राशि का अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। नाम से परिभाषा बन रहा है, द्विघाती यानी कि 2 घात, यानी कि वह बहुपद जिसके अधिकतम घात कितने हो, 2 हो, उसे क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। जैसे 5x² 7x² माइनस 6x प्लस 3, 9x² प्लस 5। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, द्विघातीय बहुपद। यानी कि इसमें सबसे अधिकतम घात x की क्या है, 2 है, इसमें भी अधिकतम घात 2, इसमें भी अधिकतम घात 2। ठीक, तो ये हो गया। तीसरा त्रिघातीय। त्रिघातीय
बहुपद। ठीक, अब इसका परिभाषा क्या बनेगा? त्रि मतलब तीन, घात यानी कि वह बहुपद जिसमें किसी भी चर राशि का अधिकतम घात क्या हो? तीन हो, उसे क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद। जैसे 7x³ माइनस 5x² प्लस 4x+ 2, 3x³ प्लस 8x² माइनस 5x+3, या फिर 4x³ प्लस 4x² माइनस 3। ठीक, तो सब में x की अधिकतम घात इसमें क्या है? 3 है। इसमें भी कितना है? 3 है। यहां पर भी कितना है? 3 है। तो ये क्या कहलाएगा? त्रिघातीय बहुपद, यानी कि वह बहुपद जिसमें किसी चर राशि का अधिकतम घात क्या हो? 3 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, अब देखिए अब द्विघात समीकरण और त्रिघात का मानक रूप कैसे होता है? व्यापक रूप या फिर व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ये व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, किसी भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो इसमें द्विघात समीकरण का व्यापक रूप इतना होता है, तो इसके b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac को हम लोग क्या कहते हैं? विविक्तकर कहते हैं, विविक्तकर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? विविक्तकर कहते हैं। ठीक, इसे हम लोग d से व्यक्त करते हैं, यानी कि d बराबर हो सकता है b² माइनस 4ac। ठीक, कोई भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसके b² माइनस 4ac को हम लोग क्या कहते हैं? विविक्तकर बोलेंगे। तो d बराबर क्या हो सकता है? इसे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? d से। याद रखना है d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक, यदि त्रिघात रहेगा, त्रिघात का व्यापक समीकरण, त्रिघात का व्यापक समीकरण इसको याद रखना है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। ठीक है, एक चीज और याद रखना है कि इसमें कोई समीकरण दिया रहता है और पूछा जाता है कि उसके शून्य या फिर मूल क्या है, कितने हैं। ठीक है, तो एक चीज हम लोगों को याद रखना है एकदम, कि जो भी समीकरण या फिर बहुपद दिया रहेगा उसमें चर राशि का जितना अधिकतम घात होता है उस बहुपद के उतने ही क्या होंगे? मूल या फिर शून्य होंगे। तो जिस बहुपद के जितने चर राशि के अधिकतम जितना घात होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उतने उसके शून्य या फिर मूल निकलेंगे। जैसे इसका ये जो बहुपद दिया है इसमें अधिकतम घात क्या है? 2 है, तो इसके 2 शून्य या फिर 2 मूल निकलेंगे। इसमें अधिकतम घात 3 है, तो इसके 3 शून्य या फिर मूल निकलेंगे। ठीक है, तो इसको हम विस्तार से बताएंगे अगले लेसन में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं 2.1 में। 2.1 शुरू किया जाए। देखिए 2.1 जो दिया है वह कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला px के लिए y बराबर दिया है हम लोगों का क्या चीज? px। तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों
की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, px के लिए कोई px है, उसके लिए दिया है कि y बराबर px। इसमें प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या को हम लोगों को बताना है। यानी कि पहले चित्र बना ले, तो चित्र इसमें दिया गया है, 1 नंबर में दिया गया है, इसको हम लोग x अक्ष बोलते हैं, x x डैश, और ये हो जाएगा y y डैश। ठीक है, ये एक रेखा ऐसे काट रही है इसको। सेकंड नंबर है ये x x डैश y y डैश। ठीक है, इसको इस तरह से ऐसे। एक 3 नंबर x x डैश y y डैश। इसमें ऐसे गया है, फिर ऐसे, फिर इस तरह से। ठीक, 4 नंबर x x डैश y y डैश। इसमें ऐसे गया है, ये सब मूल बिंदु O है। ठीक है, मूल बिंदु सबका O है। मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है, उसको याद रखना है। v इक्वल टू दिया है x x डैश y y डैश, ये दिया है। और एक लास्ट दिया है ये दिया है। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या बताना है, शून्यकों की संख्या। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताना है। तो px यानी कि केवल x अक्ष की बात कर रहा है। इसमें x अक्ष पे जो रेखा होगी, तीसरी जो रेखा होगी, अन्य कोई रेखा होगी, x अक्ष को जितने बिंदु पर काटता है वही क्या कहलाता है, शून्यकों की संख्या। ठीक है, x अक्ष को जो रेखा होगी जितने बिंदु पर काटेगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्यकों की संख्या। वही y रहता है तो y अक्ष पे लेते, लेकिन x है तो x अक्ष पर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखते हैं। तो ये जो रेखा है वह, ये तो x अक्ष है। ठीक, ये जो रेखा है यह केवल y अक्ष को विभाजित कर रही है, x अक्ष को कुछ नहीं कर रही है। यानी कि जब x अक्ष को कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं विभाजित कर रही है, तो उसका शून्य क्या हो जाएगा, 0। यानी कि शून्यकों की संख्या बराबर इसका क्या आ जाएगा, 0। आ रहा समझ में। सेकंड में अब ये जो रेखा है इसको देखिए ध्यान से, ये ऐसे गया है। x अक्ष को ये रेखा कितने बिंदु पे काट रहा है, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर, केवल यहीं पर। ठीक, तो यहां पर शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो गया, 1। ठीक, यहां पर देखें ये जो रेखा है ये x अक्ष है पूरा, इसको एक बिंदु पर, फिर यहाँ पे दूसरा बिंदु, फिर ऐसे गया तीसरा बिंदु। यानी कि शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 3 बिंदु पर विभाजित कर रहा है तो 3। यहां पर ये जो रेखा है ऐसे गई है, यानी कि एक बिंदु, 2 बिंदु, तो शून्यकों की संख्या कितना, शून्यकों की संख्या बराबर 2। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दें, इसमें ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर यहां से गया 3, फिर यहां से गया 4। तो यहां पे शून्यकों की संख्या क्या हो गई, शून्यकों की संख्या बराबर कितना था, 1 2 3 4, शून्यकों की संख्या 4 हो गई। ठीक है,
यहां पर देखें तो यहां पर 1 2 फिर ये हो गया 3 नहीं 1 2 और यहां पर हो गया 3। तो यहां पर हो जाएगा शून्यकों की संख्या बराबर कितना 1 2 3, ये हो गया। ठीक है, तो ये 2.1 में इतना क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इस तरह से हम लोगों का 2.1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगला जो वीडियो हम लोग पढ़ेंगे 2.2। ठीक है, तो उसमें शून्यकों का प्रयोग किया जाएगा, उसमें शून्य कैसे निकालते हैं ये चीज बताया जाएगा, और विभाजन विधि बताया जाएगा, यानी कि एक संख्या से दूसरी संख्या में कैसे भाग देते हैं। तो इसमें बीजीय रूप में होगा, यानी कि एक्स वाई जेड के रूप में वह विभाजन किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।